नमस्कार सभी विद्यार्थियों को रामानंद क्लासेज में मैं रामानंद शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम साइंस में रेडियो एक्टिवता यानी एक्टिवता का मतलब होता है सक्रियता। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिवता के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें यह देखना है कि रेडियो एक्टिव होते क्या हैं। तो वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः विघटित हो जाते हैं, वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः विघटित हो जाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। अब देखिए, रेडियो एक्टिव तत्व से जो किरणें निकलती हैं, जो किरणें यानी तरंग, और तरंग यानी वेव, और वैसे हम किरणों को रेज कहते हैं, जैसे एक्स रे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। तो जो रेडियो एक्टिव तत्वों से किरणें निकलती हैं, तरंग निकलती हैं, वो रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती हैं। रेडियो एक्टिव किरण कहलाती हैं। आई होप यहां तक आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, जब आप आवर्त सारणी में जाते हैं तो पीबी के बाद, चूंकि पीबी जो है लेड, उसका परमाणु क्रमांक 82 होता है और द्रव्यमान संख्या उसकी 206 होती है। तो पीबी के बाद यानी 82 परमाणु क्रमांक के बाद, 82 परमाणु क्रमांक के बाद जितने भी तत्व होते हैं, जैसे 83 का है आपका, 84 है परमाणु क्रमांक वाला, उससे अधिक जितने भी तत्व हैं 83 से आपके, और जितने भी आवर्त सारणी में तत्व हैं 83 के बाद, 82 के बाद और 83 से लेकर के जितने भी तत्व हैं वो सब रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। आई होप यहां आप समझ रहे होंगे कि 83 परमाणु क्रमांक से हमारे रेडियो एक्टिव तत्व शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो रेडियो एक्टिव के जो है खोज किसने की, इस बारे में हमें जानना आवश्यक है। हेनरी
बैकुरल। खोजकर्ता कौन थे? हेनरी बैकुरल। और इन्हें सबसे पहला तत्व जो रेडियो एक्टिव खोजा था वो था वाण में यूरेनियम 235। यानी कि यूरेनियम रेडियो एक्टिव की खोज इन्होंने की। इसके बाद मैरी क्यूरी मैडम जो है, मैरी क्यूरी, उन्होंने 1898 में जो है अपने पति पीरे क्यूरी, 1898 में अपने पति पीरे क्यूरी के सहयोग से और दूसरे रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की। मैरी क्यूरी ने खुद एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी, वो थे थोरियम। थोरियम, इसको मैं बताना भूल गया, सॉरी। और इसके बाद उन्होंने अपने पति के सहयोग से जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है पोलिनियम, उसकी खोज, पोलिनियम की खोज जो है उन्होंने 1898 में की। इसके बाद इन्होंने 1902 में यूरेनियम के अयस्क जो था पिच ब्लेंड, यूरेनियम का अयस्क था पिच ब्लेंड, उसकी जो है उससे एक नया तत्व की खोज की, एक नए जो है रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की, और वो था हमारा, क्या था? रेडियम। रेडियम। अब देखिए, कभी कभी पिच ब्लेंड का आपसे अनुसूत्र पूछ लेता है, तो U3O8। अब देखिए, यूरेनियम की तुलना में रेडियम जो था वो 30 लाख गुना अधिक सक्रिय था। रेडियम जो है यूरेनियम की तुलना में 30 लाख गुना अधिक रेडियो सक्रियता रखने वाला पदार्थ है। अब देखिए, इसके बाद और भी जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ खोजे गए, वो कौन कौन से हैं आप देखिए। इसके बाद जो है रेडियम के बाद जो खोजा गया था वो था हमारा रेडान। रेडान। इसके बाद जो आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ खोजा गया वो था प्रोटो एक्टिनियम। प्रोटो एक्टिनियम की खोज की। इसके बाद एक्टिनियम की खोज की गई। एक्टिनियम की खोज की गई। इसके बाद फ्रांसीसियम की खोज की गई। फ्रांसीसियम
यम की खोज की गई। इसके बाद एस्टेटिन रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की गई। तो ये हमने अब तक खोजे जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ देखे। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है उनका मात्रक क्या है। रेडियो एक्टिव पदार्थों का मात्रक यानी कि यूनिट क्या होती है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों का मात्रक मैडम क्यूरी के आधार पर रखा गया था, तो इसका मात्रक क्यूरी होता है। और रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा जिस रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा जिस यंत्र की सहायता से नापी जाती है वो जीएम काउंटर होता है। यानी ग्यूमेर काउंटर। आपने मात्रक देख लिया, आपने रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा नापने वाला यंत्र देख लिया, जीएम काउंटर। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ कैसे निर्मित होते हैं। तो हमने सबसे पहले परमाणु की संरचना पढ़ी और हमने देखा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं। अब देखिए कि जो आपके भारी नाभिक है, देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ये आप नील्स बोर के जो परमाणु मॉडल है उसके द्वारा परमाणु संरचना वाली वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन जो आपके नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है या भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि मैंने आपको हाइड्रोजन के समस्थानिक बताया, इसके बाद समस्थानिकों के बाद मैंने समभारिक बताए। तो भारी नाभिक अगर है तो भारी कोई नाभिक कब हो सकता है, जब न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो। और न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होने पर द्रव्यमान संख्या का मान बढ़ेगा और परमाणु का समस्त भार नाभिक पर केंद्रित होता है। तो जैसे ही न्यूट्रॉन का मान बढ़ेगा वैसे ही वो नाभिक क्या हो जाएगा, भारी। वो नाभिक क्या होगा आपका, भारी। और भारी नाभिक सदैव अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। और अस्थायी भारी नाभिकों से स्वतः रेडियो किरणें निकलती हैं। अल्फा, बीटा और गामा किरणें यानी रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं और वे जिनका प्रकृति में स्वतः विभाजन हो जाता है, जो विघटित हो जाते हैं, वही रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। और इन तत्वों के गुण को हम रेडियो एक्टिव
एक्टिवता कहते हैं। तो मैं एक आपको उदाहरण लेके समझा रहा हूं कि कोई तत्व का परमाणु रेडियो एक्टिव कब बन जाता है। तो जैसे हमारे हाइड्रोजन का मैंने समस्थानिक बताया था आपको, ट्राइटेरियम, ट्राइटेरियम। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसका मैंने आपको सूत्र बताया था NLX नियम की सहायता से 1H3, और वहां मैंने ये कहा था कि ये भी एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। अब ये रेडियो सक्रिय पदार्थ कैसे है? तो किसी भी पदार्थ की रेडियो एक्टिवता की गणना करने का, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि रेडियो एक्टिवता की गणना करने का फार्मूला जो हम लेते हैं वो न्यूट्रॉन की संख्या बटे प्रोटॉन की संख्या। तो यहां देखें, प्रोटॉन यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना है आपका, 1, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें, द्रव्यमान संख्या है आपकी 3, और द्रव्यमान संख्या में से यदि आप परमाणु क्रमांक घटा देते हैं तो आपके पास उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। तो द्रव्यमान संख्या है 3 और परमाणु क्रमांक 1, यानी कि आपके न्यूट्रॉन कितने हुए, 2। अब 2 न्यूट्रॉन हैं और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 1, यानी आपका रेडियो एक्टिवता का गुण इसमें 2। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ वही कहे जाते हैं जहां पर N/P ग्रेटर देन 1.5, यानी 1.5 गुना से अधिक यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का रेशो यानी रेडियो एक्टिव रेशो पाया जाता है तो वे पदार्थ हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो ट्राइटेरियम है हाइड्रोजन का, वो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की श्रेणी में है। अब मैंने अभी आपको लिखा था यूरेनियम की सबसे पहले खोज की गई, तो विनमे U-235। अब जो हेनरी बेकुल थे उन्होंने यूरेनियम 235 की खोज की, तो उन्होंने देखा कि अगर यहां पर देखें हम 235 में से 92 घटाएं तो 3, यहां आपके 4 और यहां 1, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 143 है। तो 143 में जब आप विनिमय का भाग दोगे तो ये 1.5 गुने से भी अधिक रेशो आएगा। इसका मतलब यूरेनियम, विनिमय यूरेनियम 235 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिससे स्वतः विघटित होता है और उससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है। अब देखिए, यदि पहले अल्फा, बीटा और गामा किरणों का वो समझ लें, फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारे
समस्थानिक और समभारिक प्राप्त हो जाते हैं। तो अल्फा किरणें, एक तरफ लिख रहा हूं मैं अल्फा किरण, एक तरफ लिख रहा हूं मैं बीटा किरणें, एक तरफ लिख रहा हूं मैं गामा किरणें। देखिए, सबसे पहले इनकी प्रकृति या इनका चार्ज देखते हैं, यानी इनकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, या इन पर आवेश कैसा पाया जाता है। तो अल्फा किरणें धन आवेशित होती हैं। ये कैसी होती हैं? धन आवेशित किरणें होती हैं, यानी अल्फा कण आपका धन आवेशित कण है और इस पर दो इकाई द्रव्यमान, दो इकाई धनावेश 2H4, ये हमारा जैसे ले लूं मैं, तो इस पर 2 यानी कि दो धनावेश और 4 द्रव्यमान, 4 जो है इकाई द्रव्यमान पाया जाता है। इकाई द्रव्यमान कितना पाया जाता है? 4। तो ये धनावेशित कण है, इन पर 2 धनावेश और 4 इकाई द्रव्यमान पाया जाता है, जबकि बीटा हमारे नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेशित कण होते हैं, ऋण आवेशित कण होते हैं, और किरणें कहें तो किरणें होती हैं। और इन पर जो आवेश पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, यानी इन पर आवेश कितना पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान। आई होप आप नोट करते भी जाना। तो अब गामा किरणों की बात करते हैं। तो गामा किरणें, जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है और ये किसी पात्र में रखा हुआ है, तो यहां से अल्फा, बीटा और एक गामा किरणें निकलती है विघटित होकर के। तो अल्फा किरणें या अल्फा कण धनावेशित होते हैं और बीटा किरणें आपकी ऋणावेशित होती हैं, जबकि गामा किरणें आपकी उदासीन होती है, यानी इन पर कोई आवेश और द्रव्यमान नहीं पाया जाता, कोई आवेश और कोई द्रव्यमान नहीं पाया जाता। अब देखिए, दूसरी जो हम बात करें तो यहां हमने क्या देखा कि अल्फा किरणें आपके हीलियम परमाणु के समान होती है, हीलियम नाभिक के समान होती है। अल्फा कण जो है वो हीलियम नाभिक के समान होते हैं, जबकि बीटा कण या बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन के समान होती है, जबकि गामा कण या गामा किरणें, इन पर कोई आवेश और कोई द्रव्यमान नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट की, और वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र,
तो इलेक्ट्रिसिटी से ये कैसे प्रभावित होती है? तो ये धनावेशित कण है। यदि हमारे विद्युत के धनावेश यानी न्यूट्रल इसके पास आएगा तो वो प्रतिकर्षित होगा यानी कि विक्षेपित होगा, और ऋण आवेशित कण आएगा तो वो आकर्षित होगा। जबकि ये उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र से ये प्रभावित होते हैं, ये भी प्रभावित होते हैं, लेकिन इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए, जो आपके विशेष करके एग्जाम में पूछा जाता है वो इनका वेग पूछ लिया जाता है। तो वेग की यदि बात करें तो अल्फा कणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है, इतना वेग इनमें कम होता है। जबकि बीटा जो किरणें हैं आपकी, इनका प्रकाश के वेग का 9/10 भाग इनका वेग होता है। यानी अल्फा कण का वेग कम पाया जाता है और बीटा किरणों का या कणों का वेग अधिक पाया जाता है। जबकि गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है, और प्रकाश का वेग आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे अधिक अगर वेग है तो किसका? गामा किरणों का, और उससे कम है तो बीटा किरणों का, और सबसे कम है तो आपके अल्फा किरणों का या कणों का। अब जो पूछा जाता है आपसे, वो आपसे चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देखें हम। चूंकि ये धनावेशित है इसलिए ये सदैव एन यानी उत्तरी ध्रुव जो चुंबक के ऋणात्मक ध्रुव होता है उसकी ओर आकर्षित होगा या उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ेगा, जबकि बीटा आपका दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ेगा। जबकि आपके इन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, इसलिए ये इन पर कोई प्रभाव चुंबक का नहीं पड़ेगा। आई होप आपके चारों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं, जो ज्यादा पूछे जाता है, वो है आपके फोटोग्राफिक प्लेटों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट देखिए, पहले जब फोटोग्राफी में जो रील ली जाती थी वो रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा इनके कारण वो तुरंत खराब हो जाती थी, इसलिए लैब जिसमें उनको साफ किया जाता था वहां रेडियो एक्टिव पदार्थों से बचने के लिए लैब बनाई जाती थी। ये आपके अगर आप पूछें तो आपके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि प्राचीन में, पुराने समय में फोटो किस तरीके से खींचे जाते थे और किस तरीके से फोटोग्राफर रील को तैयार करता था। तो फोटोग्राफिक प्लेट को ये काला कर देती है,
और ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, यानी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं और ये भी प्रभावित करती है, जबकि इनका फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए, इसके बाद जो ज्यादा पूछे जाने वाली है वो है भेदन क्षमता। भेदन क्षमता की बात करें तो ये अधिक द्रव्यमान और कम वेग वाला है किरणें हैं। तो ये किरणें हमारी बीटा और गामा की तुलना में इनकी भेदन क्षमता कम होती है, भेदन क्षमता कम होती है और ये 0.01 cm मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भेद देती है, जबकि बीटा किरणें चूंकि इनका वेग आपका कैसा पाया जाता है, इनके 9 गुना ज्यादा पाया जाता है और द्रव्यमान कम पाया जाता है, इसलिए ये जो है इनकी भेदन क्षमता अल्फा किरणों से अधिक और गामा किरणों से कम होती है और ये 0.2 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम की चादर को भेद देती है। अब देखिए, गामा किरणें हमारी जो है इनकी भेदन क्षमता उच्च होती है और ये 100 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम, मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भेद सकती है। अब देखिए, आयनन क्षमता की बात करें, यानी गैसों का आयनीकरण कैसे कर देती हैं। तो आयनन क्षमता अल्फा किरणों की बात करें तो इनकी आयनन क्षमता बीटा किरणों से 100 गुना, बीटा किरणों से 100 गुना, जबकि गामा किरणों से 10,000 गुना होती है। अब हम बीटा किरणों की बात करें तो ये अल्फा कणों से 100 गुना, अल्फा कणों से 100 गुना गैसों को आयनीकृत कर देती है और गामा किरणों से आपके 100 गुना अधिक, यानी 100 गुना अल्फा कणों से 100 गुना कम, और गामा किरणों से या कणों से 100 गुना अधिक आयनन क्षमता होती है, जबकि गामा किरणों की आयनन क्षमता अल्फा किरणों से 10,000 गुना और बीटा किरणों से 100 गुना होती है। अब अगला जो आपसे पूछा जा सकता है
वो क्या पूछा जा सकता है कि जिंक सल्फाइड की प्लेट पर अगर इनको डाला जाए तो उस पर क्या ये प्रभाव डालती है। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड की प्लेट, जिंक सल्फाइड की प्लेट, तो अल्फा किरणें जिंक सल्फाइड की प्लेट पर प्रदीप्ति उत्पन्न कर देती है, यानी कि चमक उत्पन्न कर देती है। यह भी प्रदीप्ति उत्पन्न कर देती है, यानी कि चमक उत्पन्न कर देती है। गामा किरणें भी प्रदीप्ति उत्पन्न कर देती है। तो ये हमारी किरणों के अल्फा, बीटा और गामा किरणों का आपने जो है विशेषताएं देखी। अब जो है बात मैं जो कह रहा था आपसे कि जो हमारे बड़े बड़े नाभिकीय परमाणुवीय विद्युत उत्पादन केंद्र है, जैसे कि कोटा में है, तो वहां पर रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं। तो उनसे बचने के लिए अगर इसका इलाज है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ या किरणों से बचने का अगर कोई इलाज है, तो वो पोटेशियम आयोडाइड ही एकमात्र उपचार है। इसलिए आपने सुना होगा कि जो रेडियोलॉजी चिकित्सालय में अगर आप गए होंगे रेडियोलॉजी में, तो वहां आयोडीन की गोली खा करके और वो आपके एक्सरे करते हैं। तो रेडियो एक्टिव किरणें जहां भी निकलती हैं वहां आयोडीन की गोलियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई जाती है। तो अब हम बात करें आगे की कि वर्ग विस्थापन नियम क्या है। वर्ग विस्थापन नियम क्या है। वर्ग विस्थापन नियम यह कहता है कि यदि अल्फा कण यानी हीलियम नाभिक का यदि किसी पदार्थ पर प्रहार कराया जाता है या उसमें से गुजारा जाता है, तो उस पदार्थ का वर्ग यानी स्थान आवर्त सारणी में विस्थापित हो जाता है। विस्थापित हो जाता है, यानी पीछे खिसक जाता है या आगे बढ़ जाता है। अल्फा कणों को जब गुजारा जाता है तो आवर्त सारणी में वह कण पीछे खिसक जाता है। और यदि बीटा किरणों को यदि गुजारा जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें से गुजारे जाए उस पदार्थ में से, रेडियो एक्टिव में से, तो आवर्त सारणी में उसका मान एक अंक खिसक जाता है, बढ़ जाता है, बढ़
जाता है। ये आवर्त सारणी में स्थान खिसकेगा और ये आवर्त सारणी में अपने मान को आगे बढ़ा देगा। अब अपन एक उदाहरण ले लें और उससे समझने के बाद हम फिर इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। अर्धायु काल और जो रेडियो एक्टिव से संबंधित और प्रश्न हैं उनका हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो यहां देख लीजिए कि वाण में यूरेनियम 235, तो इस पर यदि एक अल्फा कणों की बौछार करा दो, यानी एक कण इसमें से गुजार दिया जाए, तो ये देखिए इसमें से आपके परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या को ये 2 कम कर देगा या बढ़ा देगा, सॉरी 2 बढ़ा देगा। तो 92 कम होगा, सॉरी 92 में से 2 गए तो ये 90, और ये यहां पर द्रव्यमान को आपके 4 कम कर देगा, पीछे खिसका देगा, यानी कि 231, और एक नया समान स्थान, सॉरी एक नया जो है तत्व बना देगा रेडियो सक्रिय पदार्थ 90 यूरेनियम 231। यदि आप इस पर एक बीटा कोण की बौछार कराते हैं या बीटा कण गिराते हैं, तो U 235 और एक बीटा कण आप गिराते हैं, तो आपके यहां पर एक परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, यानी ये 93 हो गया, और ये 0 है, यानी कि इस पर आपके द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक समान भार का दूसरा नाभिक उपस्थित हो जाता है, और यहां एक जो है दूसरे परमाणु क्रमांक और दूसरे परमाणु द्रव्यमान संख्या का एक नया तत्व बन जाता है, जिसको एक अलग स्थाप देना पड़ता है, अलग विस्थापित हो जाता है। तो आज की वीडियो का समापन मैं यही कर रहा हूं, और कल हम, अगर आपको ये समझना है कि समस्थानिक कैसे बनते हैं, समभारिक कैसे बनते हैं, और भी आपको अर्ध आयुकाल इत्यादि से संबंधित रेडियो एक्टिव पदार्थों से संबंधित बातें जाननी है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।